हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। टीम इज रुपेश। और आपको पता है हमने पावर आईएएस पे एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक की सारी एनसीईआरटी को कवर करना है। अभी तक हमने क्लास 6 की हिस्ट्री एंड पॉलिटी कवर कर लिया और स्टैंडर्ड 7 की हिस्ट्री कवर कर लिया है। आज के बैच में हम स्टैंडर्ड 7 की पॉलिटी को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड 7 की हिस्ट्री में हमने मेडिवल इंडिया कवर किया था और स्टैंडर्ड 6 की हिस्ट्री में हमने एंशिएंट इंडिया कवर किया था। उनके लेक्चर्स अभी भी अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हो। आज का जो बैच है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पॉलिटी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट का क्या फंक्शन है, गवर्नमेंट की क्या फंक्शन है, इक्वालिटी समानता क्या होता है। बहुत बेसिक तरीके से एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स के साथ बताया। मैं उन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस के लेवल पे लेकर के आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से बेसिक एनसीईआरटी के ऊपर में स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एक कोटिंग लगा करके क्वेश्चन को फ्रेम करती है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल अप्रोच, मतलब वो बस देखता है कि आपने सभी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और एक होता है वर्टिकल अप्रोच, आप कितने डेप्थ तक पढ़े। एनसीईआरटी जो बेसिक क्लास की है ना, जैसे 6 की, 7 की, 8 की, उन्होंने ना हॉरिजॉन्टल तरीके से लगभग टॉपिक्स को टच किया है। हम थोड़ा सा वर्टिकल अप्रोच लेकर के चलेंगे, थोड़ा डिटेल तक पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। और फिर जब हम हायर क्लासेस की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में जाकर के डिकोड करेंगे, राइट। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड 7 की पॉलिटी और एनसीईआरटी, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लेक्चर्स को देख रहे हैं, जैसे कि बहुत बार कहते हैं कि सर हिंदी में आप टर्म्स को यूज करो। आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको कोई भी ऐसा टर्म इंग्लिश में दिख रहा है जिसका आपको हिंदी नहीं पता, तो एक बार रुक करके गूगल कर लेना। कि देखो, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर चीज को हिंदी और इंग्लिश में समझाऊं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी में ही समझाऊं। लेकिन कोई भी इंग्लिश टर्म आए तो उसको एक बार चेक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं एग्जीक्यूटिव आ रहा है तो कार्यपालिका हो गई, या फिर लेजिस्लेटिव आ रहा है विधेयिका हो गई, राइट, जुडिशरी आ रहा है न्यायपालिका हो गई, तो देख लेना एक बार इसका मतलब, अगर आपको नहीं पता है तो। अदरवाइज अगर मैं बताऊंगा तो एज यू नो द वीडियो विल बी स्ट्रेस्ड आउट। बट अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, रिप्लाई यू, राइट। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी आपके सामने जो बुक का इंडेक्स दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड 7 की पॉलिटी का इंडेक्स है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, सबसे पहले जिन्होंने दिया हुआ है दैट इज यूनिट 1। यूनिट 1 में यूनिट 1 के अंदर में ये बात कर रहे हैं इक्वालिटी को लेकर के। कहां पे? इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में जब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। इनमें आर्टिकल कहां से कहां तक? 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ये सारे के सारे आर्टिकल्स किसको लेकर के हैं? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, इक्वालिटी के राइट्स के बारे में ये सारे के सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट सा कोई टॉपिक बताऊं पॉलिटी का जहां पे इक्वालिटी का जिक्र किया गया है, वो कौन सा टॉपिक है? वो है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल पता है सबको गाइस? प्रस्तावना, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। प्रियम्बल में आप देखे थे इक्वालिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए। प्रियम्बल की शुरुआत कैसे होती है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into dot 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 dot। मतलब पूरा का पूरा प्रियम्बल में जितने की टर्म्स है वहां पे आएंगे और उन्हीं की टर्म्स में आपको इक्वालिटी भी दिखाई देगा, समानता, राइट। यहाँ से आपके स्टैंडर्ड 7 की यूनिट 1 जो चैप्टर है वो इक्वालिटी स्टार्ट होता है। थोड़ा सा डिटेल में जाकर के हम देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। देखो, स्टेट गवर्नमेंट जानने से पहले ना गवर्नमेंट क्या होता है ये जानना जरूरी। एंड सिमिलरली अगर हम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो इसमें डेमोक्रेसी को भी जानना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी को मैं चैप्टर में समझाऊंगा। इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट वाले चीजों में क्या देखेंगे? हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है किस तरीके से काम करती है, क्या फंक्शंस है, क्या उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी बताऊं या फिर कोई भी गवर्नमेंट को बताऊं, 3 इंपॉर्टेंट से ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं? लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। हिंदी क्या है इनका? विधेयिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इज क्लियर एवरीवन? लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? जो आपके किसी भी टॉपिक के ऊपर में लॉ बना रहे होते हैं लेजिस्लेचर में, असेंबलीज में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राइट। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं?
जो इन बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए या स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो गए विद द हेल्प ऑफ गवर्नर साहब की मदद से, राइट, ये सबके सब आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं। ज्यूडिशरी, न्यायपालिका, जैसे आपके हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो भी कोर्ट्स हैं इंडिया में, जो चेक एंड बैलेंस करती है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के बीच में एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, राइट, कोई भी ऐसा पॉलिसी ना आए जिससे एक नेगेटिव कॉनोटेशन आना स्टार्ट हो जाए, इसलिए जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आगे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में भी बार बार टेंशन होते रहता है। जब लेजिस्लेटिव कोई एक्ट पास करते हैं जुडिशरी, फिर जुडिशरी के ऑर्डर को ओवरराइड करके लेजिस्लेटिव फिर से एक नया एक्ट पास करते हैं, इनके बीच में तनाव बना रहता है। पर प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेटिव्स के ऊपर में क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब इनको सुनकर के डरना नहीं है, अब इसको डिटेल में डिकोड करेंगे, आज की क्लास में भी करेंगे, प्लस हायर क्लासेस में और डिटेल में कवर करेंगे, राइट। फिर आता है आपका मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जेंडर एंड मार्केट। अब ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट पीसीस के बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। मतलब आपका ऐसे का पेपर हो गया, वहां पे डेफिनेशंस कुछ कर सकते हो, या जीएस पेपर 1 में सोसाइटी वाला पार्ट है, वहां पे इनको यूज कर सकते हो, राइट। और फिर लास्ट का जो है वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, राइट, जो आपका टॉपिक 1 था। तो आज के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है वो है इक्वालिटी, जिसको हम समझेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट, इसको हम समझेंगे। इक्वालिटी एंड गवर्नमेंट समझने के बाद में हम स्टैंडर्ड 7 का इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने एग्जाम के लिए कवर अप कर चुके होंगे, और थोड़ा सा देखेंगे जेंडर को लेके, मीडिया को लेके और मार्केट को, राइट एवरीवन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो आप अगर अपने साथ में नोट्स रख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप साथ साथ क्लास के नोट्स बनाते चलो, ताकि आपका देन एंड देयर नोट्स भी बनते जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, अब ये चैप्टर 1 है आपका इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इसी चैप्टर का ये ऑन इक्वालिटी आपकी एनसीईआरटी का मैंने एक कटिंग यहाँ पे डाला हुआ है। एनसीईआरटी ना किसी भी कॉन्सेप्ट को ना स्टोरी के फॉर्म में बताने की, डायरेक्ट डंप नहीं करती। जैसे आप कोई भी गाइड उठा लो तो उसमें ना सीधा फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, सीधा बता देंगे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से स्टार्ट कर दो पढ़ना, आर्टिकल 12 क्या बोल रहा है, 13 क्या बोल रहा है, 14, 15। एनसीईआरटी क्या करती है, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड 6 की पॉलिटी पढ़ाते हुए दिखाया था, कि वो एक टॉपिक उठाएगी डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिखाएगी कि डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है लोगों के साथ। उस भेदभाव को हटाने के लिए, राइट, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जो सबको इक्वल ट्रीट करे। तो एनसीईआरटी सीधा फंडामेंटल राइट पे नहीं आएगी, वो डिस्क्रिमिनेशन को कनेक्ट करते हुए पीरियोडाइज के साथ में फंडामेंटल राइट तक आएगी, भेदभाव को पूर्वाग्रह से जोड़ेगी और फिर मौलिक अधिकार पे आएगी, राइट एवरीवन। तो उसी तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी ने सीधा इक्वालिटी को स्टार्ट नहीं किया, उसने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डेमोक्रेसी में बताने की कोशिश। थोड़ा सा डिटेल में इसको डिकोड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, तो क्या होता है डेमोक्रेसी? देखो बहुत सिंपल है, राइट। डेमोक्रेसी 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक है डेमोस और एक है क्रेटोस, राइट। डेमोस और क्रेटोस ये 2 ग्रीक वर्ड है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, और क्रेटोस मतलब रूल स्लैश पावर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोस एंड क्रेटोस कौन से वर्ड है ये? तो ये है ग्रीक वर्ड। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोगों का शासन, जहां पे आप खुद को रूल कर रहे हो एक ऐसे गवर्नमेंट सेटअप में, तो उस सेटअप को हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। अब लोग कैसे खुद को रूल करेंगे? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंपल सा वर्ड, वोट करके। जो भी वहां के एडल्ट है वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। अगर वो वोट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी गवर्नमेंट को चुनना स्टार्ट कर देंगे, अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को रूल करने के प्रोसेस में आ जाएंगे, वहां पे डेमोक्रेसी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डेमोक्रेसी में ना हमेशा एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? पिछले क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप मेंस में कोट कर सको, आंसर राइटिंग में कोट कर सको, और फंडामेंटल राइट्स जैसे टॉपिक को समझने में थोड़ा आसानी होगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ मेजॉरिटी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आपके एरिया में जो भी मेजॉरिटी ग्रुप है, जो भी मेजॉरिटी रिलीजन है, राइट, उनका रूल, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, राइट। जो मेजॉरिटी लोग एक साथ बोलेंगे कि इसको हमारे लिए, आप हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम चुनना चाहते हैं,
तो आपका रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो जाएगा, एमएलए, एमपी, जो भी आप बोलो, या फिर गवर्नमेंट बनती है, यहाँ तक कि अपने प्राइम मिनिस्टर जैसा आप देखा है, तो आपके अकॉर्डिंगली वो इंसान बनता है। तो हमेशा मेजोरिटी वाले लोगों की सरकार बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुमत है उनकी सरकार होती है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे खतरा होता है। खतरा किसके साथ होता है? तो वो खतरा होता है माइनॉरिटी के साथ। माइनॉरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक लोगों के साथ में खतरा होता है। हो सकता है कि आपने 80% लोग वाली मेजोरिटी जो है इनकी गवर्नमेंट बन गई, ये 20% लोगों के साथ में थ्रेट हो सकता है इनके ऊपर में एक्सप्लॉइटेशन कर सके, हो सकता है इनके साथ हम भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कर सके, हो सकता है हम इनके साथ में अनटचेबिलिटी, छुआछूत शुरू कर दे। इन्हीं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, और उसमें भी किसकी बात करते हैं? इक्वालिटी की बात। मतलब ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, इनका स्टेटस इन मेजॉरिटी वाले लोगों के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वहां से ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वहां से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट। तो आपको दिख गया होगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स डेमोक्रेसी से इक्वालिटी को जोड़ती। अब अगर सपोज करो आपके पास मेंस में क्वेश्चन आ गया उस डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के एक एलिमेंट को लेकर के, राइट, that discuss how equality is a core feature encoded in डेमोक्रेसी, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिस्कस करके, तो वहां पे आप इस पार्ट को जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करना कि डेमोक्रेसी मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, राइट, रूल ऑफ पीपल मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी, देयर इज अ थ्रेट टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर में थ्रेट होता है। तो वहां पे अल्पसंख्यक को बराबरी का अधिकार देने के लिए, फंडामेंटल राइट्स देने के लिए हम इक्वालिटी का जिक्र करते हैं। और यही इक्वालिटी हमारी प्रीएम्बल में भी दिया हुआ है, क्योंकि प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं? समरी ऑफ इंडियन। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये है आपका चैप्टर 1 एनसीईआरटी की पूरी समरी। तो एक बार क्विक रीडिंग करते हैं। इक्वालिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन स्टेटस, राइट एंड अपॉर्चुनिटी। आप स्टेटस की बात करो, डिग्निटी की बात करो, राइट्स अधिकारों की बात करो, या फिर अपॉर्चुनिटी अवसर की बात करो, हर तरीके से आपके देश में जितने भी लोग हैं उनको आपको इक्वल ट्रीट करना है, राइट, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी इज क्रूशियल एज दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड फेयरली रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, जेंडर, कास्ट और रिलीजन। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 के अंदर में है, राइट, उसको भी देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरेंस दिस प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट ऑल सिटीजन हैव इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा बोलता है कि हर इंसान कानून के नजर में समान है। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 14 हमारे फंडामेंटल राइट्स का। अब इसको करते हैं आगे डिटेल, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है गाइस। सो दिस इज हाउ इक्वालिटी स्टार्ट्स। ये हमारा बहुत बेसिक है इक्वालिटी का। अब अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, अगर हम बात कर रहे हैं अब डेमोक्रेसी का, मतलब रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी में जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी कैसे आएगा? जब वहां के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां के लोग वोट ही नहीं करेंगे तो क्या डेमोक्रेसी आएगा? नहीं आएगा। इसलिए कभी भी डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में, आपके स्टेट में जितने भी एडल्ट है उन सब के पास में वोट करने का अधिकार होना चाहिए। और कितने साल के? इंडिया में 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो आपके पास में राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार है। लेकिन क्या पहले से 18 ईयर्स था? नहीं, पहले कितना था? 21 ईयर्स। अब वो 21 ईयर घट के कितना हो गया? 18 ईयर्स। तो यहीं पे लिखा हुआ है 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में हुआ? 1988, राइट। इसने क्या कर दिया? कम कर दिया वोटिंग एज को। कहां से? 21 साल से 18 साल कर दिया इलेक्शन से। मतलब हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1988 में, उसने 21 साल से कम करके कितना कर दिया? 18 साल कर दिया वोटिंग राइट्स इन। तो अगर वोटिंग राइट्स हैं तभी वहां पे क्या है? डेमोक्रेसी। कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को इक्वल राइट टू वोट, और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कवर कर लिया। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जहां क्वेश्चन बन सकता है। इस क्लियर? चलो अब अगर हम आगे की तरफ में जाएं तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब हम सोसाइटी में लोगों को कैसे इनइक्वल ट्रीट करें, उसके कुछ अलग अलग फॉर्म्स दिए। तो इस इनइक्वल ट्रीटमेंट से पहले आई थिंक अच्छा किस तरीके से हम इनइक्वल ट्रीट करें इसके बारे में दिया हुआ। सबसे पहले क्या दिया हुआ? कास्ट इनइक्वालिटी। आप कास्ट के बेसिस पे लोग को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो, किसी को अपर कास्ट, किसी को लोअर कास्ट। आर यू गेटिंग दिस?
तो हम कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप गांव में जाकर के देखो, आपको कास्ट इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा दिखेगा, छुआछूत दिखेगा, डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। छोटी जाति के लोग अगर उनकी परछाई पड़ जाती है तो लोग अपने आप को अशुद्ध मानते हैं। आज भी आप देखोगे गांव में जहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, वहां पे कास्ट इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा दिखेगा। जेंडर इनइक्वालिटी, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के लगी हुई है कि नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी लेकर आ रहे हैं। अगर आप बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जेंडर इनइक्वालिटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट सा इनइक्वालिटी देखते हैं, वो है पेमेंट को लेकर के इनइक्वालिटी। मतलब एक काम जो पुरुष कर रहा है, अगर वही काम कोई महिला करेगी तो महिला को कम पेमेंट मिलता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है। जैसे कि अगर आपके घर में सब काम लगा हुआ और वहां पे मेल, एक पुरुष कोई लेबर का काम कर रहा है और कोई फीमेल भी लेबर का काम कर रही है, पुरुष को अगर 500 रुपए एक दिन की दिहाड़ी मिलेगी तो महिलाओं को 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है, राइट। अब लोगों ने अपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया है कि पुरुष ज्यादा प्रोडक्टिव है, महिला कम प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं है। आप कंपनीज में भी जाकर के देखो, वुमेन्स आर इक्वली प्रोडक्टिव टू मेन, इवन समटाइम्स मोर प्रोडक्टिव, ज्यादा भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जेंडर के बेसिस पे आज भी इनइक्वालिटी को समान नहीं ट्रीट कर रहे। इसको भी फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि आप इस तरीके से ना कोई भी सोसाइटी में सेटअप तैयार कर दो, आप जो लेस या फिर लेस प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण शुरू कर, उससे भी क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमी के बेसिस पे हम इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी को अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी में सीआरटी ने उन इनइक्वालिटीज को कवर अप करने की कोशिश। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, गवर्नमेंट रोल इन प्रमोटिंग इक्वालिटी। गवर्नमेंट का क्या रोल है इक्वालिटी को प्रमोट करना? एक इन्होंने दिया है लेजिस्लेशन, एक दिया इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम। देखो एक और है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों से हम अपने समाज में इनइक्वालिटीज को कम करते हैं। तब अगर हमें समाज में इनइक्वालिटीज बढ़ गई है, उन्हें हटाना है, तो ये तीन तरीका, एक लेजिस्लेशन, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बनाना स्टार्ट कर दिए जहां पे जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे कास्ट के लोग हैं, उनको हम इक्वल फुटिंग पे ला सके, शोषण कम से कम कर सके। ऐसे कानून बनाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखो SC/ST एक्ट, मतलब आप किसी भी SC/ST को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, किसी भी SC/ST के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, राइट। तो उनको हम ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, लेजिस्लेशन के थ्रू, कानून बना करके, अधिनियम बना करके, राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लेकर के आती है जहां पे आप देखोगे कि जो अनप्रिविलेज लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, को ऊपर उठाने की बात की जाती है। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट स्कीम। इसमें देखो तमिलनाडु, क्यों, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। कौन सा स्कीम, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होता है, तो मिड डे मील स्कीम क्या होता है, तो हम एजुकेशन के लिए अगर बच्चों को बुला रहे हैं तो हम उनको दिन का खाना भी देंगे, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, मिड डे मील स्कीम के थ्रू हम बच्चों को, जो गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम एजुकेट करने के साथ में वो प्रमोट भी कर रहे हैं। इस टाइप के स्कीम्स जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, कहीं ना कहीं समाज में जो इनइक्वालिटीज है, जो बराबरी खत्म हो गया, उसको प्रमोट करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है, राइट। और इसमें तमिलनाडु सबसे पहला स्टेट है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था स्कीम। तो ये तो कुछ ऐसा तरीका है। अच्छा, मैंने एक और बताया था आपको, क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपका संविधान। संविधान भी इनइक्वालिटीज को कम करने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के थ्रू आप समाज में इनइक्वालिटीज को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो ये तीन तरीका है जहां से हम इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश, एक तो लेजिस्लेशन, कानून बना के, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार के द्वारा स्कीम्स बना के, जैसे मिड डे मील हो गया, राइट। अभी आगे देखोगे तो आपको बताऊंगा मैं, प्रधानमंत्री जन औषधि सहयोग करके बहुत सारे सेंटर्स बने हैं, जन औषधि केंद्र, जहां पे आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मेडिसिन मिलेंगी, ताकि हम सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आ पाए। जो लोगों को महंगी दवाइयां नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट, उनको हम सस्ती दवाइयां देंगे उस एरिया में। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को खत्म कर रहे हैं, इक्वालिटी, समानता को प्रमोट कर रहे हैं। इसी चीज को यहाँ पे कवर करने की बात की है। चलो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी को लेकर के हमारा संविधान क्या बोलता है, तो उसमें ना कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उनको फटाफट देखेंगे। इन फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आए, प्लस आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए कि कौन सा आर्टिकल किसके अंदर में। इसको डिटेल में हम हायर क्लासेस में कवर करेंगे, बट आज के क्लास में आपको फंडामेंटल राइट, स्पेशली इक्वालिटी वाला आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये आपको याद हो जाएगा, राइट एवरीवन। देखो सबसे पहले आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। दूसरा बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हर इंसान कानून की नजर में क्या है, समान है, राइट। हर इंसान को हम इक्वल ट्रीट करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर किसी ठेले वाले ने क्राइम किया है और किसी अमीर इंसान ने क्राइम किया है, दोनों को सजा सेम मिलेगी अगर दोनों ने सेम क्राइम किया है, राइट। उन्होंने अगर सेम क्राइम किया है, अगर ठेले वाले को 3 साल की सजा मिल रही है तो उस अमीर इंसान को भी 3 साल की सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा क्या बोल रहा हूं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज करो एक पर्सन P1 है, राइट, और एक पर्सन P2 है, राइट। इन दोनों के सिचुएशंस अलग है, P1 का सिचुएशन अलग है, P2 का सिचुएशन अलग है। तो लॉ इस तरीके से लगाएंगे कि P1 के लिए और P2 के लिए दोनों के लिए इक्वल तरीके से लॉ प्रोटेक्ट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई कमजोर स्थिति में है और उसके ऊपर में ज्यादा कानून लग जाए। मतलब क्या बोलने की है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब हम लॉ इस तरीके से लगाएंगे कि हम अनइक्वल को इक्वल लाने की कोशिश करें, राइट। तो आपका काम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ, इनमें से एक ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और एक यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। बाकी क्या है, आई विल वेट फॉर द कमेंट बॉक्स, राइट। देखो, आर्टिकल 14 guarantees that state shall not deny any person equality before the law। क्लियर है? आर्टिकल 14 ने सीधा सीधा कह दिया, अनुच्छेद 14 ने, कोई भी स्टेट किसी भी इंसान को डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, कानून की नजर में सब बराबर है, राइट। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी। हम आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? फॉर इक्वालिटी की, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर, राइट। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भेदभाव। कि भेदभाव नहीं कर सकते हम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये कौन बोलता है? ये आर्टिकल 15 बोलता है। और आर्टिकल 15 ऐसे 5 ग्राउंड्स हैं जिसके बारे में बोलता है कि इन 5 ग्राउंड्स पे तो आप भेदभाव कभी नहीं कर सकते। कौन कौन से ग्राउंड्स है? सबसे पहला रिलीजन, धर्म के ग्राउंड पे। दूसरा रेस, आप किस रेस से बिलोंग कर रहे हैं। तीसरा कास्ट, क्या कास्ट है, कौन सी जाति है आपकी। चौथा सेक्स, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या सेक्स है आपका। और पांचवा प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लेस ऑफ बर्थ की बात करूं तो आप ऐसा नहीं कह सकते अरे यार ये तो बिहार में जन्म हुआ था, बिहार के लोग तो ऐसे ही होते, अरे पहाड़ी लोग तो वैसे ही होते हैं। आप इस तरीके से उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, उनके जन्म के आधार पर, राइट। ये भी गलत है। रिलीजन, एक्स रिलीजन के लोग तो बहुत बुरे होते हैं, वाई रिलीजन के लोग बहुत अच्छे होते हैं, या बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, राइट। तो इस तरीके से भी आप किसी को अच्छा किसी को बुरा दिखा करके भेदभाव नहीं कर सकते रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, या जाति, धर्म, सेक्स। आपको पता है इनके बेसिस पे किस तरीके से हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी ला रहे हैं। तो आर्टिकल 14 किसके बारे में बात कर रहा था? तो आर्टिकल 14 बात कर रहा था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की नजर में सब बराबर। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात कर रहा था? तो आर्टिकल 15 भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कर रहा था 5 ग्राउंड्स में। कौन कौन से? कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ऐसे ग्राउंड है जहां पे हम बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आर्टिकल 16 और इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि किसी भी एग्जाम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राइट, हम सबको समान अवसर देंगे। अगर हम कोई भी पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं जहां पे सब इंसान को एक पब्लिक सर्विस का रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो वहां पे हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, याद रखना ये पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, प्राइवेट इंप्लॉयमेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनीज अपने अकॉर्डिंगली हायरिंग कर सकती है, बट अगर हम पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एग्जाम ले रही है, तो वहां पे हम सबको क्या करेंगे? समान अवसर देंगे। कौन? गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 16 प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड, इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अगर आप किसी का नियुक्ति कर रहे हैं, राइट, किसी का इलेक्शन, किसी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं सपोजिटली, तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास में सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर है वही एलिजिबल है, सिर्फ हम उन्हीं को इस एग्जाम के लिए एलिजिबल मानते हैं, सिर्फ वही इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। ये भेदभाव को क्यों ऐसा ऐड किया गया इनको इक्वालिटीज में? क्योंकि पता है इस टाइप से ना इनइक्वालिटी हम अंग्रेजों के जमाने में देखते थे। अंग्रेज इस तरीके से लोगों को ट्रीट करते थे। अगर उनको लगता था कि सामने वाला इंसान गरीब वर्ग का है और इसके पास में पैसे अच्छा नहीं है, तो वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो हेल्थ केयर का अधिकार नहीं मिलना, बहुत तरीके से उनका शोषण होता था। इसलिए जब देश आजाद हुआ ना, बेसिकली इनके बारे में बात किया और ऐसा कहा कि हर इंसान को हम समान अवसर। यहाँ तक कि आप देखोगे अंग्रेजों के टाइम पे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, तो उस एग्जाम में बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाते थे। जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड होते थे वही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आज के टाइम पे
यूपीएससी का एग्जाम कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, 100 रुपए का फॉर्म है, आप भरो और आप एग्जाम रिगार्डिंग दिस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 16 इसको रीस्टोर कर रहे हैं, सबको हम समान मान रहे हैं एग्जाम्स को लेकर, अपॉर्चुनिटीज अवसर को लेकर। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, किसी भी तरीके से आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। बहुत बच्चे अनटचेबिलिटी में और डिस्क्रिमिनेशन वाला जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15, इस दोनों के बीच में कंफ्यूज हो, याद रखना। आर्टिकल 7 अनटचेबिलिटी छुआछूत की बात कर रहा है और आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव की बात कर रहा है। अनटचेबिलिटी भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। छुआछूत का मतलब क्या हुआ, सपोज करो किसी कुएं से आपने पानी पिया, कोई छोटी जात का है और वो किसी कुएं से पानी पिया, तो जो आगे जो बड़ी जात के लोग वो कहने लगे कि अब ये कुआं से पानी पी ले तो कुआं हमारे लिए अपवित्र हो गया, यहाँ से पानी नहीं पी, राइट। तो अब इस तरीके से कोई भी छुआछूत नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकते। किसी भी फॉर्म करने का मतलब बहुत बार होता था ना कि अरे यार ये नीचे कास्ट का इंसान, इसकी परछाई पड़ गई मुझे ना। ये अलग अलग फॉर्म से आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं छुआछूत को प्रमोट कर रहे हो, अनटचेबिलिटी को प्रमोट। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी तरीके से, पानी पीने के तरीके से, परछाई पड़ने के तरीके से, उसके बगल में बैठने के तरीके से, साथ में खाने के तरीके से, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं होना चाहिए जिसमें आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करो। अनटचेबिलिटी सख्त मना है हमारे, राइट। इसलिए हम आर्टिकल 17 की, तो अभी तक हमने क्या देखा, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा है, तो आर्टिकल 15 बात कर रहा है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है कि छुआछूत नहीं हो सकता, अनटचेबिलिटी नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 18 कह रहा है कोई भी इंसान हमारे देश में किसी भी प्रकार का टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टाइटल कहीं ना कहीं ऊंचे और नीचे वर्ग के लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। आप बहुत महान है, आपको बहुत बड़ा टाइटल दे दिया, जैसे गुप्ता पीरियड में हम पढ़ेंगे राजा धीराजा, महाराजाओं के राजा, इस टाइप का टाइटल्स लोग यूज करते थे ताकि वो दिखा सके कि वो महान है और नीचे वाले लोग ना कमजोर। तो आप इस तरीके का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए क्या लिखा हुआ है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। इसमें एक्सेप्शन है कि आप सिर्फ 2 टाइटल का इस्तेमाल, कौन सा 2 टाइटल है, तो याद रखेंगे, एक डिफेंस टाइटल और दूसरा एजुकेशन। मतलब आप अगर मिलिट्री से रिटायर हुए, कैप्टन बन के, मेजर बन के, जनरल बन के, तो आप उन टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एजुकेशन, मतलब आपने डॉक्टरेट किया है, राइट, आपने पीएचडी किया तो अपने नाम के आगे डॉक्टर जैसा टर्म यूज, सिर्फ इन 2 लेवल पे आप टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर कोई विदेशी सरकार आपको कोई टाइटल देना चाह रही है, राइट, आप बिना राष्ट्रपति के अनुमति उस टाइटल का इंडिया में नहीं कर सकते। तो अगर शाहरुख खान साहब को अगर कोई विदेशी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा टाइटल दे दिया तो इंडिया आएंगे तो उनको उस टाइटल के साथ नहीं जाना, उनको इंडिया में भी शाहरुख खान ही कहा जाएगा और आपको भी इंडिया में आपके नाम से ही कहा जाएगा। वो अलग बात है कि शाहरुख खान के पास में 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और आपके पास में 6,000 रुपए नहीं है, तब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट। इसके बावजूद भी दोनों के दोनों इंडिया में हम इक्वली उनको ट्रीट करेंगे, कहीं भी किसी को हम एक्स्ट्रा टाइटल नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे कि कोई बहुत महान, क्लियर एवरीवन। तो कहीं ना कहीं आप देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए कितना 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 लेवल पे जाकर के चीजों को डिकोड करने की कोशिश की, और इसके पीछे रीजन भी है। रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है। देश 200 साल तक, हमारा देश है ना, ये कम से कम 200 साल तक क्या था, एक गुलाम था, स्लेव था। और इस 200 साल में ना लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, बहुत शोषण हुआ, राइट। इनके जितने भी राइट्स हैं ना, इनको कभी नहीं दिए गए। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही 200 साल के बाद हमारा देश क्या होता है, इंडिपेंडेंट, आजाद होता है, तो इसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स बैठे थे, इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि हमें जो पिछले 200 सालों से अधिकार नहीं मिला है, हमें जो पिछले सालों तक एक्सप्लॉइट किया गया है, अब इस चीज से हट करके हम किसकी बात करेंगे, हम राइट्स की बात करेंगे, हम अधिकारों की बात करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि हमें बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, आपको एवरी पॉसिबल राइट। शायद ही किसी देश में इतने फंडामेंटल राइट्स होंगे जितने इंडिया में। मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो अलग बात है कि हमने इसको यूएस से लिया है, बट इसमें बहुत डिटेल में राइट्स आपको दिए गए। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री को रिसर्च करके राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स इंडिया में। और इसी के कारण हमने कभी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं सोचा।
क्या होता है ड्यूटीज? ड्यूटीज मतलब जो आपका कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने देश से अधिकार ले रहा हूं तो उस देश को मुझे अपने तरफ से कुछ कर्तव्य भी देना चाहिए। आई शुड डू समथिंग फॉर दैट कंट्री इफ आई एम टेकिंग समथिंग फ्रॉम द कंट्री। अगर मैं अधिकार ले रहा हूँ, राइट्स ले रहा हूँ, तो मुझे अपने देश के लिए कुछ ड्यूटीज भी करनी चाहिए। ये ड्यूटीज के ऊपर में उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने बस राइट्स के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई 200 साल से सब के सब गरीब पड़े हुए, गुलाम बन के पड़े हुए, इनको राइट्स दे दो। और इसी के कारण जब 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी बैठती है तो पहली बार जिक्र करती है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। का ये कहना था कि भाई हर इंसान अगर अधिकार ले रहा है इस देश से, तो इस देश को वो कुछ देना भी चाहिए, और वो होना चाहिए मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि आप अपने देश को रिस्पेक्ट करेंगे, जहां भी नेशनल एंथम बनेगा वहां पे आप रिस्पेक्ट करेंगे, जो देश के नेशनल एम्बलम्स हैं उनका रिस्पेक्ट करेंगे। आपके सामने झंडा गिरा हुआ है तो आप उसको उठाएंगे, राइट? तब आप अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य रखते हैं, उसका पालन करेंगे। क्या ये लीगली फोर्सेबल है? अगर आप उस कर्तव्य का पालन नहीं करते तो क्या आपको जेल हो जाएगा? नहीं। इसको मोरली इंप्लॉय करने के बात की गई है कि मोरल तरीके से आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, राइट? ये ड्यूटीज की बात हम कब करते हैं? 1976 में जो 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें हम बात करते हैं किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज की। अभी इसको स्टैंडर्ड 8 की जो एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उसमें चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में जाएंगे, राइट? तो अभी तक ये क्लियर है गाइस आपको? तो हमने फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? अपॉर्चुनिटी, अवसर की बात करता है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? आर्टिकल 17 बात करता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है? कोई भी इंसान टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, दो टाइटल्स को छोड़ करके। कौन कौन से टाइटल हैं? एक इसका टाइटल, अगर आप डिफेंस में बड़े पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं तो वो टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा एजुकेशनल टाइटल अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एजुकेशन, जैसे आपने डॉक्टरेट कर लिया तो आप इस टाइप के टाइटल्स यूज कर सकते हैं, राइट एवरीवन? तो इसको हमने कवर किया अपने चैप्टर 1 में। अब इसके बाद में थोड़े से मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, बहुत बेसिक से। क्या है टॉपिक? चैलेंजेस इन इक्वालिटी। इक्वालिटी को अगर हम अचीव करने की बात कर रहे हैं, हमें क्या चैलेंजेस देखने को मिले? पहला क्या है? सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म मतलब हमने सामाजिक स्तर पे जो कानून बनाया हुआ है जिसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, कानून क्या है? तो देखो यहाँ पे, डीप रूटेड सोसाइटल बिलीफ ऑफन पेनिट्रेट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। मतलब अगर सोसाइटी में कोई ऐसा बिलीफ बना दिया गया है जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हम समान अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि हमने सोसाइटी में एक बिलीफ बना दिया वो इस टाइप का, तो वो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट के लिए चैलेंज बन चुका है। आप अपर कास्ट वाले लोग को जाकर पूछो तो वो इसको पुरानी कहानियों से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे कि लोअर कास्ट के लोगों ने पता नहीं क्या ही पाप कर दिया, इसके कारण उनको हम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी का उसको पार्ट बना दिया, अपने कस्टम ट्रेडिशन का पार्ट बना दिया, राइट? तो एक सबसे बड़ा ये आपके लिए क्या है? चैलेंज है। दूसरा क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। 90% लोग जिनके साथ में इस लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या फिर एक्सप्लॉइटेशन अगर उनका शोषण हो रहा है तो हम इनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें 90% लोग अनअवेयर है, उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स। इन अदर वर्ड्स वो अनएजुकेटेड है, गाँव में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने पढ़ाई नहीं की कि मौलिक अधिकार नाम का भी कोई शब्द है। और इसी कारण कोई बड़ी जात का आदमी आपको जमीन पर नहीं बैठा सकता। ऐसा नहीं कि वो कुर्सी पे बैठेगा आप जमीन पे बैठोगे, कि आपके पास में अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए आपका शोषण हो रहा है। अवेयरनेस का ना होना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस क्लियर? और तीसरा क्या है? इंप्लीमेंटेशन गैप्स। ये तो सबसे बड़ा इशू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी पॉलिसी बनाए, अगर उसको ठीक तरीके से हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो हमेशा से एक चैलेंज रहेगा। और इंप्लीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? कि हमारे देश में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है इंप्लीमेंटेशन। इनफैक्ट मुझे लगता है सभी बड़े कंट्रीज में होता है। हमारे पास में पॉलिसीज तो बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छे पॉलिसीज पेपर में बनाया हुआ, राइट? लेकिन जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो वहां पर वीक हो जाते हैं। तो एक ये मेजर इशू है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट, इसी चीज को यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक स्टैंडर्ड 7 के एनसीईआरटी से आप इस टाइप के पॉइंट्स निकाल के आंसर्स बना सकते हो अपनी मेंस में। आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसी, ऐसे एग्जाम्स में आप इसके आंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टैंडर्ड 7 की एनसीईआरटी है और इसमें हमने फंडामेंटल राइट भी कवर किया। इस हिसाब से हमारा चैप्टर 1 क्या था? इंपॉर्टेंट था, और चैप्टर 1 को हमने बहुत डिटेल में कवर किया। क्या क्या पढ़ा चैप्टर 1 में? इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी के बारे में क्या पढ़ा? डेमोस और क्रेटोस वर्ड से बना हुआ है। रूल ऑफ पीपल ये पढ़ा। इक्वालिटी और कहाँ आया? प्रियम्बल से आया हुआ है। इक्वालिटी में कितने फंडामेंटल राइट्स में? 5 है, 14 से लेकर 18 को डिटेल में पढ़ा। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो। चैप्टर 2 क्या बोलता है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? देखो ये ना हेल्थ की यहाँ बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
कि हमें गवर्नमेंट को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक, बट इसको फटाफट कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ क्या है? तो हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट वेयर इंडिविजुअल्स आर फ्री फ्रॉम इलनेस एंड कैन लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। अगर जितने भी लोग हैं इलनेस से, बीमारियों से बचे हुए हैं और बहुत ही फुलफिलिंग, आराम से मजे से जिंदगी जी रहे हैं, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग दी हेल्थ, मतलब वहां पे लोग बहुत ही स्वस्थ है, हेल्दी है, राइट। इसी चीज को लेके इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक लेवल में बताया गया हुआ है। और जब मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो हमेशा याद रखना आप स्वच्छ भारत अभियान के इनिशिएटिव्स को इसमें जरूर कोट करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान पे बहुत कोट किया है, स्पेशली ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। आप कहीं भी बाहर शौचालय मतलब आप शौचालय का इस्तेमाल करेंगे कहीं बाहर, आप खेत में या बाहर पब्लिक प्लेसेस जा सकते और टॉयलेट्स, राइट। यू हैव टू यूज योर ऑन इंडिविजुअल प्राइवेट टॉयलेट्स। क्यों? क्योंकि हम हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि गांव में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये हम हेल्थ केयर में देख। दूसरा इस क्या है? द गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट का क्या रोल है? प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा रोल है कि भाई आप हेल्थ केयर सर्विस को स्टैब्लिश करो। DPSP आप पढ़ोगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें भी दिया हुआ है आपके एरिया में जितने लोग हैं वो हेल्दी होने चाहिए, राइट। तो हेल्थ केयर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। DPSP क्या है बताऊंगा, नॉट वरी अबाउट इट, राइट। राज्य के नीति आयोग कुछ करके है इसका हिंदी, राइट। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर एक आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव, इसके वर्ड से आपको पता चल रहा है कोई भी बीमारी के फैलने से पहले ही उसको रोको, प्रिवेंट कर लो। हमने कोविड को सोचा था कि कैसे भी प्रिवेंट करेंगे, लॉकडाउन लगा के, कि वो फैले ही ना। तो प्रिवेंटिव मेजर इस तरीके से कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशन। वुमेन्स को लेकर के स्पेशली गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस है कि हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सके। आयरन की कमी बहुत ज्यादा, तो हेल्थ एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं अपने क्या हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी ने ना यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए, एक केरला का केस के बारे में डिस्कस किया है और उन्होंने एक कोस्ट रिकन अप्रोच, कोस्ट रिका जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वहां पे दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इन जगहों पे हेल्थ इंप्रूव हुआ है। केरला का बहुत ड्रास्टिक सा एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला है कि 1966 के आसपास में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने बजट का 40%, ध्यान से देखना, अपने बजट का 40% किसको दे दिया? लोकल पंचायत को दे दिया। और ये बोला कि आप अपने एरिया में लोगों का स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, उसको इंप्रूव करो। मतलब उन्होंने सीधा सीधा लोकल लेवल पे जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो वहां पे ग्राम स्तर पे, गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे जो लोग वहां पे रूल कर रहे हैं, राइट, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं, तो सीधा उन्होंने अपना 40% बजट दे दिया और बोला कि अब ये जितने भी हेल्थ की इश्यूज हैं जो सामने आती है, इसलिए आती है क्योंकि बहुत छोटे स्तर पे हम उसको नहीं हैंडल कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल हो तो उस इंसान को इलाज कराने के लिए जरूरत ही नहीं है। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि 40% बजट दे दिया और बोला कि अब गांव के स्तर पे हेल्थ के इश्यूज को इंप्रूव करो, राइट। बहुत अच्छा सा इनिशिएटिव है। इससे क्या हुआ, हमने एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच का इस्तेमाल किया। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण। हम कैसे भी करके अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं पूरे इंडिया में, मतलब छोटे छोटे लेवल तक हम पावर भेज रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और इस तरीके से हम बीमारी को शुरू होने से पहले ही गांव के स्तर पे, कस्बे के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे खत्म कर दे रहे हैं, बाहर ही ना आए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। केरला गवर्नमेंट ने 1996 के आसपास में लिया था और अभी आप देखो केरला में सिचुएशन कंट्रोल में। एक है कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इनका अप्रोच तो बहुत यूनिक। उन्होंने क्या किया, अपने एरिया में ना जो मिलिट्री सर्विस थी ना उसको डिसबैंड कर दिया। कह दिया कि मिलिट्री हटा दो यहाँ से, क्योंकि हम मिलिट्री में जितना पैसा डाल रहे हैं, अगर हम वो पैसे के लोगों के हेल्थ में डालें तो लोगों की हेल्थ क्या हो, इंप्रूव होगी। तो लिखा हुआ है कोस्टा रिका मेड अ सिग्निफिकेंट डिसीजन टू एबोलिश इट्स मिलिट्री फोर्सेस। अपने मिलिट्री फोर्सेस को एबोलिश, हटा दो। रीअलोकेटिंग दोज फंड टुवर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन। हम हेल्थ में और एजुकेशन में उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे। हमें नहीं जरूरत है किसी भी मिलिट्री की, हम अपने आप को बूम करेंगे कि हमारा हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छा। इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स आपके ऊपर में। अगर कोई और दूसरा कंट्री कल डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करे तो शायद आप उतने कैपेबल ना हो उसको हैंडल। लेकिन पॉजिटिव ये है कि आपके पास में जो हेल्थ सर्विस होगा, जो एजुकेशन सर्विस होगा, आपके कॉन्टिनेंट में उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, राइट। बिकॉज आप मेजर, एक जो मनी है, मेजर क्या, पूरा का पूरा पैसा उसको रहे हो, ठीक है। इस तरीके से ये दो एग्जांपल्स को आप यूज कर सकते हो अपने एथिक्स के केस स्टडी में, यूपीएससी में। बाकी आप इनको ऐसे में भी यूज कर सकते हो। चैलेंजेस इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या चैलेंजेस है? तो सबसे पहले तो भाई इन इक्वालिटी इन एक्सेस। हम इन इंसानों के पास में दुनिया भर के हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल है, वो
यूएस चले जाए, न्यूयॉर्क चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, गरीब के पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल गांव में दिखाने के भी पैसे नहीं होते, राइट। सबसे पहले तो आप ये जो इनइक्वालिटी इसको खत्म करो, कैसे? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र, ऐसे ऐसे केंद्र खोलो जहां पे आप सस्ती दवाइयां बेचो, सस्ती दवाइयां जो दवाइयां दुकानों में मिल रही है उसको सस्ते दाम पे दो और पूरे देश में दो, ताकि हम हेल्थ के बेसिस पे इनइक्वालिटी को खत्म करें। दूसरा, क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, बहुत बार देखा गया है कि पब्लिक के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं, वहाँ पे अगर आप चले जाओ किसी कोई इमरजेंसी वार्ड में ना, तो आप देखोगे कि गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या फिर मास्क नहीं है, पेशेंट की कमी है, मतलब बहुत जगह देखा गया। गवर्नमेंट इसमें बहुत काम कर रही है, बट एक मेजर चैलेंज हमेशा से रहा है। अब वहीं आप अगर कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, राइट, बहुत बहुत अमीर से हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ पे आपको एक रात के बेड के चार्जेस 10,000 12,000 देने पड़े, तो हर 10 मिनट में आपके पास नर्स क्लीनिंग कर रही होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जिसके पास ज्यादा पैसा है तो इसको, तो इसके कारण उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है, नॉट द गवर्नमेंट बट उसको जनरली बेनिफिट मिल रहा है। तो वो प्रॉब्लम गरीबों के साथ ना हो, हम गरीबों को भी अच्छी क्वालिटी दे सके, तो जिनके पास में उतना प्रिविलेज नहीं है तो भी इक्वल ट्रीटमेंट दे सके। इसलिए हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की मशीनरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। ये क्या हमारा एक चैलेंज है कि हम सर्विसेज बहुत बेहतरीन पाते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा? तो चैप्टर 2 में हम हेल्थ के बारे में पढ़ा, प्रिवेंटिव मेजर्स, समस्या होने से पहले उस समस्या का समाधान कर दो, हमने इसके बारे में देखा, राइट। और इसके साथ में हमने जो चैप्टर था उसको देन एंड देयर कवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चैप्टर इज चैप्टर 3। एक्चुअली इसका हेडिंग नहीं आ रहा, बट लेट मी गिव यू इन ब्रीफ। दिस इज चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार में आपकी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। कि आप गवर्नमेंट को समझ जाओगे तो फिर स्टेट की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं की गवर्नमेंट हो, आप उसको इजीली समझ, राइट। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैंने बैच के स्टार्टिंग में ही बताया कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया हुआ है, राइट। गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जिसके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। क्या है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। गवर्नमेंट के कौन है 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स? एक है आपका लेजिस्लेटिव, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? ये कानून बनाते हैं, मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में लेजिस्लेटिव्स बैठते हैं। कौन है वो लेजिस्लेटिव? आपके एमएलए हो गए, कानून बना रहे, राइट। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंटिंग दी लॉज। अब ये जो लेजिस्लेटिव, जो एमएलए एमपीस बैठ करके एक जगह कानून बना रहे थे, जो इनको लेजिस्लेटिव कह रहे थे, लेकिन यही एमएलए एमपी जब अपने प्रोविंस में, अपने प्रेसिडेंसी में, अपने क्षेत्र में उसको लागू करवाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव, राइट। तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव में, चीफ मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव में आएंगे, प्रेसिडेंट साहब भी एग्जीक्यूटिव, गवर्नर साहब भी एग्जीक्यूटिव में आएंगे। इनके नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइल्स बनती है, सिग्नेचर्स होते हैं और कोई प्रोजेक्ट आता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। काम क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। कहीं भी किसी भी ऑर्गन के पास में ज्यादा पावर ना हो, कोई भी ऑर्गन बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट, शोषण ना कर रहा, राइट। इसलिए वहां पे जुडिशरी आते हैं और जुडिशरी हमेशा क्या करती है? चेक एंड बैलेंस, हमेशा चेक एंड बैलेंस बना के रखती है। कोई भी ऑर्गन किसी को ओवरराइड ना करे। अगर सपोज करो लेजिस्लेटिव ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जो कि उस वक्त पास कर दिया गया, लेकिन कोई एक ऐसा सेक्शन है, भले अल्पसंख्यक है, छोटा ही मात्रा में, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, तो वो हैम्पर कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, कि जुडिशरी उस कानून को बंद कर देगी, स्टक डाउन कर देगी, इनवैलिड कर देगी, राइट। तो ये 3 के 3 आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट को। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी चीज को हमने कर लिया, एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय चीफ, राइट। ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, किसी भी कानून को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूटिव, ये हमने कवर कर लिया यहाँ पे। जुडिशरी इंटरप्रेट लॉ एंड इंश्योर्स, क्या इंश्योर करती है? कि वहां पे जस्टिस मिले। अगर कोई एक छोटा सा भी समुदाय है जिसके हित को
सरकार के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून परेशान कर रहा है तो उसको जुडिशरी स्टक डाउन कर देगी, कैंसिल कर देगी, क्योंकि जुडिशरी के लिए सब बराबर है। इनफैक्ट अगर छोटा सा भी ग्रुप है तो उसके पास भी समान अधिकार होना चाहिए, राइट। इसी को लिखा गया कि वो जस्टिस इंश्योर करती है, फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली टू अपहोल्ड सिटीजन राइट, जितने भी सिटीजन है उनके राइट्स को वो अपहोल्ड कर सके, उठा करके। दिस इज कोई दिक्कत नहीं गाइस। अब आता है द रोल ऑफ एमएलए एंड मिनिस्टर्स। बहुत सिंपल है, एमएलए कौन होते हैं? जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा प्रेसिडेंसी, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत ही सही वर्ड है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी भी एक क्षेत्र से एक ऐसा इंसान जिसको हम चुन करके अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए असेंबलीज में भेज रहे हैं, पार्लियामेंट हो या फिर आपका क्या होता है स्टेट असेंबली। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, अगर पार्लियामेंट है तो उसको बोलेंगे हम एम, और अगर स्टेट असेंबली है तो क्या बोलेंगे एमएलए। मतलब एमएलए आपके किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, आपके किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे कर रहा है? क्योंकि आप उसको चुन के भेज रहे हैं। तो क्या बोलते हैं इसको हम इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी इंप्लीमेंट कर रहे हो। इनका काम क्या है? देयर रोल इंक्लूड वॉइसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंसर्न एंड मेकिंग डिसीजन ऑन लेजिस्लेटिव मैटर। मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले जिन भी लोगों के साथ में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सामने रखना और उसके ऊपर में डिस्कशन करना, उसका समाधान निकालना, यही इनका काम है। किसका? एम। और एमपी भी देखेंगे तो एमपी का भी यही काम है, लेकिन वो सेंटर के स्तर पे, बड़े स्तर पे, राज्य के स्तर पे, हर स्टेट में देख, राइट। मिनिस्टर्स कौन है भाई? तो मिनिस्टर्स वो लोग हैं जिनको स्पेशल पोर्टफोलियो, मंत्रालय दिया गया है, राइट। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स है। जो भी कानून यहाँ पास किया गया है उस कानून को अपने मंत्रालय के द्वारा, अपने पोर्टफोलियो के द्वारा क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। वो किसका काम है? मिनिस्टर्स का है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो ये एमएलए में से कोई एक होते हैं जिनको अपॉइंट कौन करता है? तो उनको गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बोलेंगे कि पर्सन एक्स हैं, इनको हम एम मंत्रालय देना चाहते हैं, हेल्थ का मंत्रालय देना चाहते हैं। गवर्नर साहब उस पर्सन एक्स को हेल्थ का मंत्रालय। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास में यही आपकी एनसीईआरटी कवर करानी गई। आगे गए तो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है भाई साहब? लॉ मेकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल सा बता रहा हूं। कोई भी एक बिल, राइट, अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो या आपके कहाँ जाएगा? स्टेट में क्या होता है गाइस? लेजिस्लेटिव असेंबली। आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसमें उस बिल को लेके जाएंगे और वो बिल अगर मेजोरिटी के साथ, सपोज करो कोई ऑर्डिनरी बिल है, कोई नॉर्मल सा बिल है, राइट, कोई भी एक नॉर्मल सा बिल है, तो उस बिल को एक मेजोरिटी मिलती है, नॉर्मल मेजोरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अगर उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, हमेशा याद रखना जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में दो हाउसेस होती हैं। जो अपर हाउस है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोअर हाउस है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के होने से कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि लॉ मेकिंग में जब आप कानून बना रहे हो, लेजिस्लेटिव एक्शन में बहुत लोग अपने ओपिनियन को लेकर के आते हैं, तो ऐसा माना गया है कि विधेयिका में, लेजिस्लेटिव में अच्छे कानून बनने की संभावना बढ़ती है। इसका नेगेटिव क्या है? क्योंकि इतने लोगों को आपने लेजिस्लेशन में इंक्लूड कर दिया है कि अब उस चीज को डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगेगा। आपने कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग इंक्रीज कर दिया, राइट। ये इसका नेगेटिव है। तो खैर वो बाद में हम देखेंगे। तो अगर सपोज कर कोई स्टेट में अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है, तो अगर अपर हाउस से पास हो गया, लोअर हाउस से पास हो गया और उसके बाद गवर्नर साहब ने उस पर अपनी दस्तखत कर दिए, तो वो बिल क्या बन जाएगा? वो बिल बन जाएगा आपका एक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं अपने स्टेट में। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, लोकसभा से पास किया गया, राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति जी ने कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। इसीलिए पार्लियामेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बहुत लोगों को लगता है पार्लियामेंट मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, नहीं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है और प्रेसिडेंट ने साइन अगर नहीं किया तो भले वो बिल लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, क्या वो बिल एक्ट बनेगा? नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट जी का वहां पे साइन। इसीलिए प्रेसिडेंट भी क्या है? पार्लियामेंट का एक पार्ट है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि हमने स्टेट के फॉर्म में देखा।
अब आगे आके देखें तो हमारे पास में कुछ बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, एक और है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बहुत डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में इन टॉपिक्स को नहीं कवर कराया, बट मैं कवर कराना चाह रहा हूँ ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आगे वाली क्लास में स्टैंडर्ड 8 और डेप्थ में जाएंगे, 11-12 में तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी देख लो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसा नॉर्मल सा बिल जिसमें हम पैसे की बात नहीं करते, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, तो सीधा सीधा क्या आपका ऑर्डिनरी बिल है। कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, पैसे की जिक्र ही नहीं हो रही। अगर हम फाइनेंशियल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा या फिर वो मनी बिल हो जाएगा। मनी बिल क्या है थोड़ा डिटेल में आता है तो बाद में देखेंगे, बट ऑर्डिनरी बिल यही होता है। ऑर्डिनरी बिल को कहाँ आप इंट्रोड्यूस करोगे, लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं भी आप ले जा सकते हो। मतलब लोकसभा में भी वो बिल पहले जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। अगर वो पहले लोकसभा में गया तो लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में गया राज्यसभा से पास होता है, और अगर प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया तो क्या बन गया, एक्ट बन गया। या फिर हो सकता है पहले वो राज्यसभा में चले जाए, फिर वो लोकसभा में जाए, फिर प्रेसिडेंट साहब साइन करे। कोई इसके ऊपर में पाबंदी नहीं है कि पहले लोकसभा है पहले राज्यसभा। बहुत बेसिक्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऑर्डिनरी बिल में देखते हैं, ऑर्डिनरी बिल को कोई प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कि आपके एरिया का कोई एमएलए, अगर मैं सपोज करो स्टेट की बात कर रहा हूं तो कोई एमएलए भी ला सकता है प्राइवेट आपका ऑर्डिनरी बिल, या फिर मिनिस्टर, कोई मंत्री भी ला सकता है। एमएलए और मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो एमएलए सिंपली आपने उसको चुन करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, और मिनिस्टर उन एमएलए में से कुछ लोगों को आपने मंत्रालय दिया है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चलाएंगे। वो कौन होते हैं, वो होते हैं मिनिस्टर, राइट। जब मैं बात कर रहा हूँ आपकी ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी बिल में मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट द फाइनेंशियल सब्जेक्ट वो आपका ऑर्डिनरी बिल के अंदर में आता है, राइट। तो हमने कवर कर लिया कि इसको इंट्रोड्यूस मिनिस्टर भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन की जरूरत है, लेकिन मनी बिल में जरूरत है। मतलब क्या है, अगर सपोज करो आप पैसे से रिलेटेड एक बिल लेकर के आ रहे हो, किस टाइप का, टैक्स को बढ़ाना है घटाना है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे मनी बिल एक्चुअली में। बस अभी ये समझो कि एक ऐसा बिल है जो पैसे के से रिलेटेड चीजों को डील कर रहा है, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने या डालने, इससे रिलेटेड कुछ डील कर रहा है, राइट। अगर उस बिल को हमें इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बोलेंगे हाँ ये मनी बिल है, ठीक है जाओ, तब वो जाएगा सबसे पहले लोकसभा में। लेकिन क्या ऑर्डिनरी बिल के साथ ऐसा है, नहीं। ऑर्डिनरी बिल बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के सीधा या तो आप लोकसभा ले जाओ, राज्यसभा ले जाओ, जहां ले जाना ले जाओ, या तो आपका मिनिस्टर लेकर के जाए या फिर कोई प्राइवेट मेंबर लेके जाए, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। लेकिन अगर हम मनी बिल की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल मैटर्स, पैसे वाले इशू को इंक्लूड करता है, जैसे कि टैक्स हो गया या पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है। मनी बिल को आपको याद रखना हमेशा आर्टिकल 110 के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन बताया गया है कि मनी बिल एक्चुअली में क्या होता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान, राइट। इसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और लोकसभा में भी जो लोकसभा के स्पीकर है वो देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये मनी बिल है, तब वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर उन्होंने मना कर दिया या फिर नहीं माना कि मनी बिल नहीं है तो फिर वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा एंड मस्ट बी इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले अपने किसको दिखा, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है रिकमेंड कर दिया, फिर वो जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में। लोकसभा में स्पीकर देखा, बोला कि ठीक है हाँ ये मनी बिल है, मैं मानता हूँ। उसके बाद से वो मनी बिल वहां पे लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा मनी बिल के ऊपर में कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है, बट मनी बिल को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकता। इनफैक्ट राज्यसभा का दिया हुआ रिकमेंडेशन लोकसभा अगर एक्सेप्ट ना भी करे तो भी मनी बिल पास हो जाएगा। ऑर्डिनरी बिल में क्या था कि अगर सपोज करो राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन दिया है तो लोकसभा को उसको कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं कंसिडर करेंगे तो बिल फंस जाएगा, स्ट्रक डाउन हो जाएगा। मनी बिल में ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपने रिकमेंडेशन दिया हमें पसंद नहीं है फॉलो करेंगे, फिर वो बिल पास हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास स्पेशल पावर है मनी बिल, राज्यसभा के पास नहीं है। तो राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, ऐसा राज्यसभा उसमें कुछ बदलाव संशोधन कर दे या फिर वो वहां पे उसको रिजेक्ट कर दे, नहीं कर सकता, राइट। ओनली सजेस्ट रिकमेंडेशन, सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर सकता है कि हमारे अकॉर्डिंगली इसमें ये चेंजेस बदलाव करने में थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। लोकसभा चाहे तो उसको कर सकती है, ना चाहे ना करे, अपने हिसाब से उसको कोई लोड नहीं है, राइट। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट बिल्स थे। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, 3 इसको हम स्टैंडर्ड 8 की पॉलिटी में डिटेल में कवर करें। इसलिए दो बिल हमने देखे,
कौन कौन सा, एक बिल और एक हमारा ऑर्डिनरी बिल, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फटाफट देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहला रिसोर्स कांस्टेंट, बहुत ही कम फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उनके पास में, बहुत कम पैसे से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसोर्स कांस्टेंट एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इनइक्वालिटी इन एक्सेस, क्या है इनइक्वालिटी इन एक्सेस, तो डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन एक्सेस टू सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज में क्या डिस्पैरिटीज है, मतलब हम इक्वल तरीके की चीजें नहीं अफोर्ड करा पा रहे, एक सबसे बड़ा ये भी चैलेंज है। तीसरा क्या है, पब्लिक अवेयरनेस, बहुत जगह लोगों के पास में पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस ना होने के कारण क्या हो रहा है, हम उनके राइट्स को लेकर के उनको कभी भी क्या नहीं कर पा रहे, अवेयर नहीं करा पा रहे, उनको इंगेज नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से चैलेंजेस है ना, जिसको आप एज अ टेम्पलेट हर पॉलिटी के आंसर यूज कर सकते हो। ये बहुत बड़े चैलेंज है। इंप्लीमेंटेशन गैप, पॉलिसी बना दिया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, एक दो एग्जाम्पल भी डाल तो आपको ध्यान में, करंट अफेयर, तो आपका आंसर क्या होगा, मेंस भी बनते जाएगा। तब हम स्टैंडर्ड 7 की बुक से पॉलिटी भी बना रहे हैं, स्टैंडर्ड 7 की बुक से मेंस भी बना रहे हैं, और चीजें कट टू कट पैरेलली कवर होते जा रही है एवरीवन। चलो, तो इसके साथ में हमने चैप्टर 3 कवर कर दिया। अब हमारे जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 हमारे कवर हो चुके। चैप्टर 2 में मैंने आपको हेल्थ बताया। अब ये जो कुछ चैप्टर है बहुत ही सुपरफिशियल है, इसको फटाफट कवर करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, और बहुत बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो करते हैं। चैप्टर 4 क्या बोल रहा है, ग्रोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैसे ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बॉय को लेकर लिखा हुआ है, दे आर ऑफन इनकरेज टू बी टफ इंडिपेंडेंट एंड एडवेंचरस। बॉयज को हमेशा सोसाइटी में कहा गया कि बहुत सख्त है, सख्त लौंडा, आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे, आप बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं, राइट। ये सही बात है यार, बहुत टफ बनाया गया, इंडिपेंडेंट पहले दिन से ही, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट, हर चीज में इंडिपेंडेंट। तो उसके कारण क्या है ना कि बॉयज का ना वो जो एक सेंसेशन वाला जो एक फील होता है ना वो कम हो जाता है, गर्ल्स में सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि गर्ल्स को क्या कहा गया है कि आप जेंटल रहो, नर्चरिंग रहो, कॉम्प्लायंट रहो, हमेशा बोला गया है कि जैसी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन में खुद को ढालने की कोशिश करो। तो इससे कहीं ना कहीं हम गर्ल्स में देखते हैं कि उनका एक्सप्लॉइटेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तुमको लगता है कि यार अगर एक इशू है उसमें एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों में अगर कोई टेंशन हो रहा है तो किसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, फीमेल को। क्यों, क्योंकि हमने उसके दिमाग में बैठा दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, नर्चरिंग होना चाहिए, कॉम्प्लायंट होना चाहिए, हर चीज में आपको एक्सेप्ट करना। इसके कारण इतने सारे अलग अलग रोल्स में वुमेन प्ले करती हैं और इसके बावजूद भी उनको हम इक्वली ट्रीट नहीं करते। ये चैप्टर बताने की कोशिश कर रहा है, इसी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। एक होता है इनविजिबल लेबर। अब देखो ये इनविजिबल लेबर क्या है, तो क्या बोल रहा है, हाउस वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड एज इनविजिबल एंड अनपेड लीडिंग टू लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन कंट्रीब्यूशन एट होम। मतलब सिंपल सा है कि आपने किसी औरत से कोई काम कराया, स्पेशली अगर वो घर में रहने वाली हाउस वाइफ है, तो आपने उसके काम को कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, भले वो सुबह के 6 बजे से लेकर रात को 10 से 11 बजे तक घर के काम में लगी हो, लेकिन आपके लिए वो एक इनविजिबल लेबर है, उस मेहनत किसी काम की नहीं, वो दिखेगी नहीं मेहनत, कि वो मॉनेटरी पैसा नहीं जनरेट कर, राइट। हमने एक दिमाग में मेंटेलिटी बना रखा है, लेकिन आप सही मायने में देखो तो वुमेन्स जितना घर पे काम कर रही है इतनी एमएनसीज में भी काम नहीं है, राइट। वो अलग बात है कि हमने एमएनसी वाले वुमेन्स जो बड़ी कंपनियों में काम कर रही है उनको बहुत रिकॉग्नाइज कर दिया हुआ है, और जो घरों में काम कर रही है उनको मानते ही नहीं, वी डू नॉट कंसिडर देम, दैट आवर फॉल्ट, राइट। है वेज डिस्पैरिटी, पहले ही चैप्टर में मैंने बता दिया वेज डिस्पैरिटी क्या होता है। वेज डिस्पैरिटी गाइस, वेज डिस्पैरिटी मतलब एक पुरुष अगर कोई काम कर रहा है और एक महिला कोई काम कर रही है, तो हम पुरुषों को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, महिलाओं को कम सैलरी, मतलब वेज डिस्पैरिटी। हमने फंडामेंटल राइट में भी देखा। आगे जब फंडामेंटल राइट कवर करेंगे तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन राइट्स आएंगे ना, उसमें ये और थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स पूरा कवर करेंगे। अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। लिसन एवरीवन, ये क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो, आपको एक्चुअली में समझ में आ रहा है पॉलिटी कैसे लिंक होता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमने पॉलिटी के सारे चैप्टर को पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लिया, डीपीएससी पढ़ लिया, हमें लिंकेजेस ही नहीं पता। तो अगर कल प्रीलिम्स निकल भी जाए ना तो मेंस निकलना टफ हो जाएगा, कि मेंस में ना हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। वो ये देखते हैं कि आप एक टॉपिक को 10 टॉपिक से कैसे कनेक्ट कर, और वो एप्टीट्यूड एनसीईआरटी से ही आएगा। तो अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या फिर आपने स्टार्ट किया है, आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डायमेंशंस खुलेंगे। कल उन 6 अटेम्प्ट में से जिस अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकलेगा ना, उस अटेम्प्ट मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू दे दोगे, इंटरव्यू भी निकल जाएगा फाइनल, क्योंकि ये आपके हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर। मतलब मुझे भी नहीं पता था एनसीईआरटी पढ़ाने के पहले कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो मैं पॉलिटी को इस लेवल पर डील करूंगा कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को हेल्थ से जोड़ूंगा, मैं फंडामेंटल राइट को डाइवर्सिटी से जोड़ूंगा, मुझे भी इतना ध्यान नहीं।
But now that when I'm doing, I am also learning a lot of things, right? And that is why I always keep on saying that these series are building your मतलब rock bottoms of your preparation. बहुत लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, बस वो एनसीईआरटी के बराबर ही सुपरफिशियल पढ़ाते जाएंगे। हम सुपरफिशियल नहीं कर रहे, हम डेप्थ में भी जा रहे हैं, लेकिन इतना डेप्थ नहीं कवर कर रहे कि हम एनसीईआरटी से भटक, राइट। ने पूरे अप्रोच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश, इस तरीके से टॉपिक्स को कवर करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, प्लस हम टॉपिक से ना भटक जाए। और इस अप्रोच के साथ हम चलेंगे तो लेट मी टेल यू, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जब हम अपना पूरा एनसीईआरटी कवर अप कर चुके होंगे, आपके पास में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, राइट एवरीवन। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट टॉपिक कवर करते हैं। करियर चॉइस हो गया, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो गए। आपको पता है इन दोनों किसको क्या जाता है, वुमेन्स को। करियर चॉइस में भी उनके लिए 2-3 करियर रख दिया गया है कि आप बस यही कर सकते हो। बॉयज़ के पास में थाउजेंड्स ऑफ करियर आर देयर, कुछ भी करें, दे हैव इक्वालिटी, लिबर्टी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में भी आप देखोगे कि वुमेन्स को हमेशा हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ो लिखो में, डोमेस्टिक वर्क में इंगेज। अब हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। ऐसे अगर टॉपिक्स है ना तो इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हो। आप महात्मा गांधी का कोट यूज़ कर, कि अगर आप एक मेल को, एक पुरुष को पढ़ा रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ा रहे हैं तो आप उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को पढ़ा रहे हैं। ये कोड दिखाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना इंपॉर्टेंट, गांधी जी वाज थिंकिंग अबाउट इट, राइट एवरीवन। तो इस तरीके से हमारा वो चैप्टर खत्म होता है। जैसे चैप्टर 5 वही है, वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। वुमेन किस तरीके से वर्ल्ड को चेंज कर रही है, इसी को लेकर के दिया हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के दिया हुआ है। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी चीजों को अलग अलग तरीके से लिखा है, फटाफट कवर करेंगे। स्टीरियोटाइप्स मतलब हम कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइसेस की बात कर रहे हैं। क्या है ये? Societal belief often dictate what women can or cannot do, leading to limited opportunities in education and employment। ये मैंने बताया कि समाज हमेशा ये पहले से ही पूर्वाग्रह बना करके रखा है, प्रेजुडाइज बना कर रखा है, औरतें ये काम कर सकती हैं, औरतें ये काम नहीं कर सकती, राइट। अब अगर वो ये काम नहीं कर सकती हैं मतलब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वो सिर्फ यही काम कर सकते हैं तो उनके पास सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं हमने उनको क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, रोक दिया है, राइट, एक जगह लाके रोक दिया। दैट इज रॉन्ग। प्योर अपॉर्चुनिटीज, सेम चीज को यहाँ पे मैंने बताया, दैट इज व्हाट इज कवर्ड इन एनसीईआरटी। सेकंड क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राज सुंदरी देवी और एक रामाबाई और रोयका शखावत हुसैन। रामाबाई के बारे में भी दिया हुआ है, बहुत बेसिक सा। रामाबाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पंडित रामाबाई। तो मैंने उनके ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च करके कंटेंट डाला, एनसीईआरटी ने उतना नहीं डाला था। क्या इंपॉर्टेंट है, तो पंडित रामाबाई एक एमिनेंट संस्कृत स्कॉलर थी 19th सेंचुरी, संस्कृत स्कॉलर। उस टाइम पे संस्कृत जानना बहुत महान माना गया, राइट। इसलिए इनके टाइटल में भी हमने पंडित देखा हुआ, मतलब इनको संस्कृत आता था, कि संस्कृत बहुत कम लोगों को आता था। लैंग्वेज ऑफ इलाइट कहते थे, राइट, जो ब्राह्मण्स थे उनकी लैंग्वेज होती थी। तो पंडित रामाबाई ने इस लैंग्वेज को सीखा। उनका क्या मानना था कि शी फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव। हिंदुइज्म क्या है, ऑप्रेसिव है, मतलब वो परेशान कर रहा है टुवर्ड्स वुमेन, औरतों को परेशान करता है, कौन, हिंदुइज्म, ऐसा उनका मानना था। एंड रॉट अ बुक अबाउट मिसरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। और उन्होंने एक किताब भी लिखी किस तरीके से अपर कास्ट में जो हिंदू वुमेन्स औरतें हैं उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। देखो आप एक चीज हमेशा नोटिस करना, अगर आप लोअर कास्ट में देखो या फिर उन औरतों को देखो जो बहुत प्रिविलेज नहीं है, उनमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखेगा, नारी सशक्तिकरण दिखेगा। उन औरतों में जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ही छोटे वर्ग से, छोटे कस्बे से निकल के आती है। तो आप देखो, अगर आप गांव में देखोगे तो या फिर शहरों में देखो, जो मेड का काम कर रही है, किसी और के घर पे जाकर झाड़ू पोछा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो औरतें इंडिपेंडेंट है, वो कमा रही है, दे आर अर्निंग समथिंग। वहीं आप अपर कास्ट वुमेन्स को देखो, उनके ऊपर में एक प्रेस्टीज थोप दिया गया है कि अपर कास्ट वुमेन आर लाइक प्रेस्टीज, हमारे लिए समाज में इज्जत है, वो उनको ये काम नहीं कर सकती, राइट। कुछ काम है जो वो कर सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं वहां पे वुमेन्स को हम क्या कर रहे हैं, एम्पावरमेंट से रोक रहे हैं, सशक्तिकरण से रोक रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है औरतें, राइट। लेकिन अगर आप लोअर कास्ट में देखो तो औरतें इंडिपेंडेंट है, वो लेबर का भी काम कर रही है तो उसको पैसा मिल रहा है, तो वो अर्न कर रही है। क्या अपर कास्ट की वुमेन्स लेबर का काम करेंगी? नहीं करेंगी, कि हमने सामाजिक रूप में उनके दिमाग में बैठा दिया कि लेबर का काम तो छोटे जाति के लोगों का है और औरतें करेंगी अपर कास्ट की, तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, राइट। हमने अपने प्रेस्टीज के साथ जोड़ दिया। तो इस कारण से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। और इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंडित रामाबाई मानती थी कि अपर कास्ट की वुमेन है ना, उनका सिचुएशन और बुरा है, एटलीस्ट लोअर कास्ट की वुमेन का सिचुएशन थोड़ा कम बुरा है, उनको इक्वालिटी मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल रहा है। अपर कास्ट में तो वो भी नहीं मिल रहा, और ये कहीं ना कहीं वैलिड रीजन भी है। आप अगर देखो तो आज देखो गाँव में जाकर के तो एग्रीकल्चर, खेती में ना औरतें लगी हुई है, खास करके जो लोअर कास्ट वाली है। अपर कास्ट की औरतें जो जमींदार के परिवार से बिलोंग करती है, जिनके पास में बहुत जमीन है, वो कभी खेत में काम करते हुए नजर नहीं आई,
लेकिन उनके खेत में बहुत सारी ऐसे औरतें दिख जाएंगी जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जो लोअर कास्ट वाली वुमेन्स है ना, उनका अभी भी नारी सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट ज्यादा है। क्लियर एवरीवन? चलो ये इतना बताने का रीजन ये है कि आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते रहे। ऐसे में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है तो आप उसको कनेक्ट करके अलग अलग डायमेंशन, राइट, फटाफट करते हैं। उन्होंने एक विडोज को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टार्ट किया था पूना में, जो कि विडोज को शेल्टर, रहने की जगह देता था, राइट, या फिर उन औरतों को जिनके हस्बैंड उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। उन्होंने आर्य महिला समाज नाम के एक संस्था का भी शुरुआत की 1882 में, जो कि सबसे पहला फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब फेमिनिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो ये है कि आप अपनी वुमेन्स को, जो आपकी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनका शोषण हो रहा है तो उनके लिए आप आगे उठाओ आवाज, राइट। 1887 में क्या हुआ, रामाबाई ने एक एसोसिएशन की शुरुआत की जो एक्चुअली में डाउन ट्रोडन सेक्शन, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काम कर रहा था, राइट। और उन्होंने मुक्ति मिशन नाम के उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। कब? 1889। यानी क्वेश्चन पूछ दिया जाए मुक्ति मिशन की शुरुआत किसने की? रामाबाई। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए आर्य महिला समाज की शुरुआत किसने की? कोई दिक्कत नहीं है, चलो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी। वुमेन मोमेंट बहुत सिंपल सा है। वुमेन मोमेंट क्या क्या है भाई? कैंपेन कर सकती है वुमेन्स, प्रोटेस्ट कर सकती है वुमेन, सॉलिडेरिटी दिखा सकती है वुमेन। बहुत बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी ने कवर किया, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही है चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया क्या होता है? तो भाई जाहिर सी बात है, मीडिया होता क्या है? तो इसको बोला गया है रेफर्स टू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन चैनल्स है जहां सब इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं, राइट। मतलब हम कम्युनिकेट करके अपने मैसेज को दूसरे तक बांट रहे हैं, किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। क्या मीडिया गांधी जी के टाइम पे था, लेकिन उतना नहीं था जितना आज के टाइम। आज के टाइम पे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया? सोशल मीडिया। और आपको पता है सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना फ्रिक्वेंट हो गया है कि अब पहले के टाइम पे ऐसा था ना कि व्हाट्सएप पे अगर आप कोई चैट कर रहे हो, राइट, और उस चैट से कोई एविडेंस निकल रहा है ना, तो कोर्ट पहले नहीं मान, कोर्ट का कहना था कि व्हाट्सएप चैट्स को हम इंक्लूड नहीं करें। लेकिन सोशल मीडिया जब इतना बूम कर गया, सारे लोग सोशल मीडिया पे 24 घंटे में 14 घंटे बिताने लग गए, तो जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हम व्हाट्सएप चैट को भी एडमिसिबल करते हैं। अगर व्हाट्सएप चैट से हमें कोई मैसेज दिख रहा है तो हम उसको लीगल मानेंगे, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया बूम कर गया है। गेटिंग दिस? तो गांधी जी के टाइम पे था उतना नहीं था, आज के टाइम पे है, बहुत है। कैसे टाइप होते हैं? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे टाइप होते हैं। इसी को बेसिक लेवल पे यहाँ पे बताने की कोशिश, ये इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मीडिया एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहते हैं हम? मीडिया को कहते हैं। तीन स्तंभ कौन कौन से हैं? अभी मैंने बता दिया, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेगिस्लेटिव, एक है जुडिशरी। ये तीन पिलर्स हैं और चौथा पिलर क्या है? मीडिया है। मीडिया हमारा चौथा पिलर है डेमोक्रेसी, राइट। क्यों? क्योंकि जो मीडिया है उसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेकर के आ रही है और उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनकी आवाज को सामने लेकर के, आर्टिकल 19 आप जो पढ़ोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहां पे आप मीडिया के रोल को और डिटेल में पढ़ोगे। हर किसी को बोलने का अधिकार है, राइट। तो वहां से मीडिया का आपको रोल दिखता है। वॉच डॉग फंक्शन, वॉच डॉग मतलब निगरानी करना, कोई भी चीज गलत तो नहीं जा रही। कोई ब्रिज ऐसा बना दिया गया जिसमें कच्चे सामान का इस्तेमाल किया गया है और मीडिया ने कोई रिपोर्ट में ऐसा दिखा दिया, तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। चांसेस है कि वो ब्रिज अगर कल कच्चा बना तो गिर जाएगा। बहुत सारे पुल गिर रहे हैं, बिहार में बहुत गिरे हैं, राइट। कहीं ना कहीं वॉच डॉग फंक्शन है। अगर ऐसी चीजें सामने नहीं आ रही तो मीडिया भी पार्शियल होकर काम नहीं कर, राइट। इस चीज को लेकर के यहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करेंगे। पब्लिक डिबेट पे, किसी भी एजेंडा पे बात करना, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों के वर्ग को, के कार्यकाल को इफेक्ट करता है, उन चीजों पे डिस्कस करना, ये किसका काम है? मीडिया का काम है। बहुत बेसिक सा है। कुछ केस स्टडी दिख रही है मीडिया को लेकर के। क्या है केस? फटाफट देखेंगे। एक अरब स्प्रिंग है, एक बहुत सिंपल सी केस स्टडी है। इस केस स्टडी में क्या बताया गया है? बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्री थे जहां पे सोशल मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोटेस्ट को मोबिलाइज, प्रोटेस्ट को बढ़ाने में। सोशल मीडिया के एक मैसेज से बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में आ गए। कैसे? प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसने क्या किया? इट अलाउड एक्टिविटीज टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन रैपिडली। मतलब फटाफट फटाफट कोई भी अगर डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कोई भी मैसेज सामने लेकर के आना है, तो फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू लोगों ने सामने लाया और बहुत बड़े स्तर पर रिवोल्ट किया है। उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्यूनीशिया का, इजिप्ट का। इसको एक बार देख लेना, रिपोर्ट करने में। दूसरा, इंडिया का एंटी करप्शन मूवमेंट 2011 में अन्ना हजारे जी ने शुरुआत की थी।
एंटी करप्शन मूवमेंट में मीडिया ने एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया। कहाँ पे करप्शन हो रहा है, कौन से पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व है, उसमें मीडिया उन चीजों को हाईलाइट कर रही थी। इनफैक्ट 2G स्पेक्ट्रम स्कैम बहुत ज्यादा लोगों को पता है, इसमें भी मीडिया का एक बड़ा रोल प्ले देखा गया है। कॉमनवेल्थ गेम का जो स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था, आपने इन स्कैम्स के बारे में सुना है, राइट। एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोग उससे बार बार इसको कनेक्ट करने की कोशिश। ये जो स्कैम्स जो हम जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से मीडिया का रोल रहा है कि मीडिया ने इन स्कैम्स को पकड़ा और उसको सामने लाने की कोशिश, एक वॉच डॉग की तरह काम किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एंटी करप्शन मूवमेंट का एक काम, एक रोल प्ले किया है। मी टू मोमेंट आपने देखा होगा, मी टू मोमेंट में औरतों ने, मतलब जाहिर सी बात है कि जो लड़कियां हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर में इल्जाम लगाया कि हमारे साथ में उन्होंने गलत फेवर किया, राइट। मी टू मोमेंट शुरुआत कहाँ से हुई? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से, राइट। उसके बाद से पूरे दुनिया में ग्लोबली पहुंचने लगा और मी टू मोमेंट बहुत हाइप में था, स्पेशली 2017 के आसपास में इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े सुपर स्टार्स थे, लीडर्स थे, पर्सनैलिटीज थे जिन पे मी टू का केस लग रहा था, राइट। तो कहीं ना कहीं इस मोमेंट को भी मीडिया आगे चला रहा था। ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक्स को अगर पुलिस वाले गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, को मार दे रहे हैं, इस चीज को हाईलाइट कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है। कहीं ये भी केस स्टडी आप डाल सकते हो, राइट। सेटिंग एजेंडा, कोई भी एजेंडा है पब्लिक को एंगेज करने का, टॉपिक पे डिस्कस करने का, कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है, जिसको यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत बेसिक लेवल में बताने की कोशिश। डेमोक्रेसी में क्या है, तो मैंने अभी 10 बार बता दिया कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा है वॉच डॉग रोल, मतलब देखना, निगरानी करना। कोई भी ऐसा काम ऐसा ना हो जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, गवर्नमेंट उस पर ध्यान ना दे रही, वो जो वॉच डॉग का काम है किसका है? मीडिया का है। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करते रहना कि आपके राइट्स के साथ हैम्पर किया जा रहा है। आप देखते हो कि मीडिया के बहुत सारे लोग गांव में पहुंच जाते हैं स्कूल्स में, और टीचर बैठे हुए हैं, खुद नहीं पता वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीचर्स की जगह पे फेक टीचर्स बैठे हैं, नकली टीचर बैठे हैं, वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, लोगों को अवेयर करना वैसी प्रॉब्लम से, ये भी मीडिया का काम है। लेकिन कहते हैं ना, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज का अति खराब होता है। अब मीडिया में भी बहुत लोग अति करने लगते हैं। अब देखोगे आप, कोई भी एक आदमी माइक लेकर के स्कूल में पहुंच जाता है, टीचर को लग रहा है उसकी क्लास लगाने, ये भी बुरा है। आप किसी को ऐसे डिफेम नहीं कर सकते कि आपको व्यूज मिल जा रहे हैं ऐसे कंटेंट पे, राइट। तो अगर इस तरीके से आप इसका यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मिस यूज, राइट। तो अगर मीडिया को सही तरीके में यूज किया जाए तो ये सच में चौथा स्तंभ है, इट इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपके लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि उतने न्यूट्रल हो सके। और बहुत बार तो देखा गया कि कुछ मीडिया चैनल से जो एक पॉलिटिकल पार्टी को ही सिर्फ सपोर्ट करती है, वो मीडिया के लिए कैंसर की तरह, कि आपको किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करना चाहिए अगर हम डेमोक्रेसी में रहें। जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिस टाइम पे मेजोरिटी में है, बहुत बड़ी सीट के साथ है, जरूरी नहीं है कि वो आज से 10 साल बाद भी रहे, 15 साल बाद भी रहे। आज से जो 20 साल पहले पार्टी थी, आज वो बदल गई नहीं है। आज हो सकता है आज के बाद 20 साल बाद कोई और पार्टी आ जाए। तो किसी भी मीडिया को किसी सेंट्रल पार्टी को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका काम है वॉच डॉग का, निगरानी करने का, अवेयरनेस का। अगर वही सपोर्ट करने लग जाएगी तब तो चौथा स्तंभ भी खत्म हो जाएगा, तो डेमोक्रेसी ही खतरे में, राइट। इन टॉपिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने अपने ऐसे में। एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से किया जाता है, बहुत बेसिक लेवल पे दिखाया हुआ है। ब्रांड को क्यों हम बढ़ा रहे हैं, ब्रांड्स को बढ़ाने से क्या फायदा है, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एजेंडा सेट कर रहे हैं। ऐसे एड्स दिखाओ कि लोगों के दिमाग चेंज होना स्टार्ट हो जाए, मेंटेलिटी पे इंपैक्ट करे। इसी चीज को बहुत बेसिक लेवल में बताया हुआ है। आप इन पीपीटीज को फटाफट फटाफट रीड कर सकते हो और वहां से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपीटीज जो है या चैप्टर्स जो है वो एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में दिया है। किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरीके से पॉलिटी को हम डेमोक्रेसी से कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो कवर कर लिया स्टैंडर्ड 7 की पॉलिटी में, फिर कुछ नहीं बचा। 8th की पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, उसमें और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे। सोसाइटल इंपैक्ट क्या है एडवर्टाइजमेंट का, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो समाज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तब कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म, पैसे को लेकर के चीजों को प्रमोट कर रहे हो, मटेरियलिज्म प्रमोट कर रहे हो। दूसरा, एडवर्टाइजिंग मेक्स पीपल बाय थिंग्स दे डोंट नीड। आप इतना ना ऐड डाल दो कि लोग वो चीज भी खरीदने आ जाए जिनकी उनको जरूरत नहीं है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? कि आप वैसी चीज के लिए डिमांड क्रिएट कर दे रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं, हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, राइट। मतलब आप इस तरीके से ऐड कर दो कि लोगों को जरूरत नहीं, फिर भी वो खरीदने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई एक नया आईफोन का सेट आ गया, ब्रांड आ गया, कोई नया मॉडल आ गया, नहीं जरूरत है, आपके पास आईफोन 15 है, कल अगर 16 आ गया लोग चले जाएंगे 16, 17 आ गया लोग चले जाएंगे 17 लाने। क्योंकि इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाएगा, लगेगा कि पता नहीं इसके अंदर में क्या ही नया डाल दिया गया, भले कुछ भी ना हो बट फिर भी लोग ले लेंगे, राइट। तो मतलब मैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आई जस्ट वांट टू कनेक्ट यू कि कोई भी ब्रांड को इस तरीके से दिखाया जाता है कि परसेप्शन बिल्ड करने लगता है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं।
कहीं ना कहीं ब्रांड्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू आपके परसेप्शन को चेंज किया जाता है, राइट। दिस इज डन। एडवर्टाइज करके हम स्टोरियोटाइप मतलब पूर्वाग्रह क्रिएट कर रहे हैं, और मीडिया कहीं ना कहीं पंप मिल रहा है। केवल बताया गया एडवर्टाइजमेंट आपके डेली लाइफ का भी एक पार्ट है, राइट। सोसाइटी में आप बहुत बार देखोगे लोग किसी को ऐड कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इंसान या कोई कंपनी आपको चीट करके, फ्रॉड करके, कंज्यूमर अवेयरनेस आपके पास नहीं है और आपको ठग के चले जाए, और क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ इथिकल कंसिडरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसको इथिकली समझ के करना है कि ये सही होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा अभी, पतंजलि का क्या केस हुआ था। उन्होंने अपना जो कोरोनिल है, आयुर्वेदिक तरीके की दवाई बनाई है, उस पर कुछ मतलब उन्होंने ऐसा गारंटी डाल दिया था कि आप ये पी लोगे तो ये बीमारी खत्म हो जाए, और प्रूवन नहीं है इससे ये सही हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाया और ये बोला कि आपने जो फेक एडवर्टाइजमेंट की है अनएथिकल तरीके से, उसको सुधारो और एक माफीनामा जारी करो। तो पतंजलि ने हर न्यूज़पेपर के लास्ट पेज में एक माफीनामा जारी किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे अनएथिकल एक एंगल आ रहा था एडवर्टाइजमेंट का। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एडवर्टाइजमेंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट मैसेज डू नॉट मिसलीड कंज्यूमर और परपिट्यूएट स्टीरियोटाइप। मतलब ऐसा ना कि आप इस तरीके से एडवर्टाइज कर दो, इस तरीके से चीजों को प्रमोट कर दो कि एक गलत ही मैसेज चला जाए। कोई ऐसा प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट कर दो कि लगे कि इस प्रोडक्ट को खाने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा, और वो गलत एडवर्टाइजमेंट हो, उसके थ्रू आपको उल्टा नुकसान हो जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप देखोगे आजकल। आप देख रहे होंगे कि बालों में तेल लगाने के लिए कुछ क्या बोलते हैं, ट्राइबल हेयर ऑयल्स इतना प्रमोट किया जा रहा है कि अब ट्राइबल हेयर ऑयल के नाम पे बहुत सारी नकली हेयर ऑयल्स आ गई हैं, तो लगाने से लोगों के बाल झड़ना। कहीं ना कहीं फेक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या है, अनएथिकल तरीके से कहीं ना कहीं एक परसेप्शन क्रिएट करके लोगों को या सोसाइटी को हैम्पर कर रहे हैं, राइट। तो ये सब टॉपिक आप यूज कर सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी है, ये हमने कवर कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था कि इन इक्वल जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसमें डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने कवर अप किया हुआ कि 100 साल से देश गुलाम था, आज़ादी के बाद में सिर्फ राइट की बात की, और वहाँ पे डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी क्या है, हमारे डेमोक्रेसी का एक कोर फीचर है। कितने तरीके की इक्वालिटी होती है, तो सामाजिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कितने प्रकार की इक्वालिटी होती है गाइस यहाँ पे। इक्वालिटी, इक्वालिटी जो है समानता, ये 3 तरीके की होती है, एक सोशल, एक पॉलिटिकल, और एक इकोनॉमिकल। सामाजिक इक्वालिटी की बात मतलब हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेंगे, हम अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर देंगे। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, समाज में इक्वालिटी लाने का काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब हर आदमी के पास में हो पॉलिटिकल पावर पे जाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर इंसान के पास में पॉलिटिकल पावर पे जाने का क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। मतलब वो एमएलए बन सके, एमपी बन सके, पॉलिटिकल पोजीशन पे आ सके, सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिक मतलब कोई भी जो लेस प्रिविलेज है, जिसके पास कम पैसा है, उसको ज्यादा प्रिविलेज, ज्यादा पैसे वाले लोग ना लूट सके। कहीं ना कहीं सोसाइटी में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करे कोई इंसान भूखा नंगा ना सोए, राइट। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके की इक्वालिटीज होती हैं। कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, तो सबसे पहला इनइक्वालिटी क्यों है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ऐतिहासिक रीजंस। कैसे, कास्ट के बेसिस पे हमने जो डिस्क्रिमिनेशन बना दिया, या समाज में जो हमने हायरकीज बना दिए कि जो अपर कास्ट है वो ऊपर होगा, लोअर कास्ट नीचे होगा, हमने उसके नाम में अपर जोड़ दिया, एक के नाम में लोअर जोड़ दिया। इस टाइप की जो हमने कास्ट बेस्ड हायरकीज की, इसके कारण में डिस्क्रिमिनेशन दिखती है, हिस्टोरिकल फैक्टर है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की बात करें तो क्या है इसमें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। आपने वेल्थ का, रिसोर्सेज का समाज में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपके समाज में 98% जो लोग हैं उनके पास में सिर्फ 2% पैसा है, और जो 2% लोग हैं उनके पास में भर भर के पैसा, 90% से ज्यादा पैसा है। तो क्या कर दिया आपने, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, राइट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत सा सिंपल है, वुमेन को आप इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। अभी इसके ऊपर हमने एक चैप्टर भी कवर अप किया हुआ था, राइट, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स कर, राइट। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि वुमेन्स की अपॉर्चुनिटीज को भी फिक्स कर दिया कि बस वो यही अपॉर्चुनिटी फॉलो कर सकते, सारी अपॉर्चुनिटीज फॉलो कर सकते। कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। और एक सोशल एक्सक्लूजन, समाज से हम उसको हटा रहे हैं। सर्टेन ग्रुप्स आर मार्जिनलाइज
ड्यू टू देयर कास्ट, ट्राइब और रिलीजन। कुछ ऐसे ग्रुप्स है ना जो बहुत ही कम संख्या में, अल्पसंख्यक, क्योंकि इनके कास्ट बहुत कम है, रिलीजन कम है या फिर रेस कम है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, समाज से बाहर निकाल देते हैं। तब हम उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये लोग तो छोटे जात वाले या कम है, अब बहुत ही कम संख्या वाले, तो इनको हटा दो। मेजोरिटी लोगों का हमेशा शासन होना चाहिए। आपको बताया डेमोक्रेसी का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि रूल होता है मेजोरिटी का, तो माइनॉरिटी के ऊपर में थ्रेट होता है। तो इस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या किया है, तो फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे इक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट राइट प्ले करता है। स्ट्रगल और मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वुमेन्स ने बहुत सारे सोशल मूवमेंट किए हैं, और कुछ दलित मूवमेंट की हम बात करें, उस दलित मूवमेंट में आप देखोगे कि वुमेन्स ने या फिर ट्राइबल्स ने या फिर लेबर यूनियन ने ना बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स किए हैं जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट। बहुत ही बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, मैंने इसके डायमेंशंस बाहर निकाल के समझा। और एक लास्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड लीगल मेजर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, याद करो पहले ही स्लाइड में बताया था मैंने कि संवैधानिक तरीके से फंडामेंटल राइट तरीके के आप अधिकार दे दो कि आप इक्वालिटी लाने की बात कर रहे हो। लेगिस्लेशन, कानून बना के थ्रू लॉ, पहले स्लाइड पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और वेलफेयर स्कीम ला करके गवर्नमेंट भी इक्वालिटी लाने की कोशिश। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे, हम ऐसा कानून बनाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने इस तरीके की चीजों को इंक्लूड किया हुआ है कि सबके पास मौलिक अधिकार राइट है, सबके पास रिलीजियस धर्म को लेकर के राइट है, पढ़ने को लेकर के राइट है, जीने का राइट टू लाइफ है, समानता इक्वालिटी का राइट है, राइट, कोई एक्सप्लॉइट ना करे, शोषण ना करे, ये अधिकार है। तो कहीं ना कहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन से उनको राइट्स दिए हुए हैं। फिर लेगिस्लेशन, कुछ ऐसे अधिकार जो हमने कानून बना के दिए, फॉर एग्जाम्पल SC/ST एक्ट के थ्रू हमने कोशिश किया कि हम इक्वल करें, उनका कोई शोषण ना करें, राइट। मिड डे मील स्कीम लाडू गवर्नमेंट ने सबसे पहले बार इम्प्लीमेंट किया था। तो मिड डे मील स्कीम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जो मार्जिनलाइज है, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को हम पढ़ाई के साथ खाना दे सके, तो कहीं ना कहीं हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। वेलफेयर प्रोग्राम, जहाँ पे हम वुमेन्स को या फिर जो डिसएडवांटेज है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, के पास में अवसर कम है, उनको ज्यादा अवसर दे और उनको प्रमोट करें, ये सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी कामों से हम क्या कर रहे हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन क्या है, लीगल मेजर्स, कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट के थ्रू लीगल मेजर्स लेकर के आ रहे हैं और हम एक लार्ज सेक्शन को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने लगभग 8 चैप्टर कवर किया जो स्टैंडर्ड 7 की पॉलिटी थी, और इसके साथ में हमने स्टैंडर्ड 7 पॉलिटी को एक शॉट में कम। अब हम स्टैंडर्ड 7 की पॉलिटी के बाद में अभी ज्योग्राफी के लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमने चूंकि हिस्ट्री और पॉलिटी 7 तक कवर कर लिया, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री एंड विल गो फिर पॉलिटी। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8 का, और फिर पॉलिटी कवर करेंगे। अब लेक्चर्स हमारे थोड़े फ्रीक्वेंट आएंगे। एक सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये है कि पावर आईएएस ने अपना एक स्टूडियो सेटअप कर दिया दिल्ली में, तो अब लेक्चर्स को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मेजर इश्यूज नहीं होंगे। तो ऑन ए डेली बेसिस थोड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि वीक में हम 3 से 4 एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर्स लेकर के आए, एंड इन प्रोबेबली नेक्स्ट 1 मंथ हम एनसीईआरटी को रैप अप कर पाए, राइट। आज हम इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको पावर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से इस पीपीटी को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इस पीपीटी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर के, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप उन क्वेश्चन को बना सकते हैं, उनका फ्री इवेल्युएशन करेंगे। उस चैनल का लिंक आपको आपके कॉमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के दिख जाएगा, आप वहां से उस चैनल को ज्वाइन। नेक्स्ट इज कीप ऑन राइटिंग आंसर्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आंसर्स। जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आंसर राइटिंग स्किल बढ़ेगा, बेहतर होगा, और जितना रेगुलरली आप इन वीडियोस को देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते जाएंगे। आज की वीडियो को यही रखते हैं गाइस। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड, वर्क वेल, एंड सी यू वेरी वेरी सून। के लिए थैंक यू।